यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है, मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। आयो रे आयो खुशियाँ लायो तीज के त्योहार की, झिरमिर सावन आयो रंग आई बहार की। न होंगे कभी मिलके जुदा, हुआ रे हमें इश्क हुआ। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं। मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जी और संवाद के लिए बुलाया। तो हम आपका आभारी है और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जी जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप जी पूछिए क्या पूछना है। दिलीप जी, आज तक एक एसोसिएट एडिटर के रूप में आपने 11 फिल्में की हैं, एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में 11 फिल्में की हैं, हिंदी फिल्में, 8 मराठी फिल्मों का भी आपने संपादन किया है और एक साउंड एडिटर के रूप में आपने एक फिल्म की है। ओके सर जी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कहा जाता है फिल्म असल में बनती है वो एडिटिंग टेबल पर बनती है। जी सर। उसका जो मूल ढांचा बनता है, फाइनल जो होता है, स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, वो एडिटिंग टेबल पर ही होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारा जो इंडस्ट्री में है कि बहुत कुछ लोग हैं ना जी एडिटरों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक नाम लेना चाहता हूं जी जो एक काम की क्या कष्ट होते हैं, एक काम में क्या मेहनत होती है, ये काम कैसा किया जाता है, इसका मैं एक आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से उनका नाम लेता हूं, मिस्टर दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने पिक्चर बनाया था गंगा जमुना। जी, गंगा जमुना में बनाया था दिलीप कुमार ने, उसके प्रोड्यूसर थे और हीरो भी थे। तो उन्होंने वो पिक्चर में एडिटिंग में, मतलब वो सब पिक्चर का एडिटिंग में काम करते थे, तो उसके पिक्चर के एडिटर थे दास दहीमड़े जी। तो दिलीप कुमार जब तक जिंदे थे, दास दहीमड़े जब भी उनको मिलते थे, तो दिलीप कुमार पहला आदमी था जो उठ के खड़ा होकर उनको स्वागत करता था। वो आदमी जानता है कि एडिटिंग क्या होती है। पिक्चर तो हम बना के बहुत लोग लाते हैं जी। अभी तो क्या हुआ, कंप्यूटर हो गया, पहले फिल्म आती थी, नेगेटिव होता था, जैसा फूजी कलर है, ईस्टमन कलर है, उसमें बहुत लाते थे, बहुत टेक होते थे, रीटेक होते थे, कभी डायलॉग में गड़बड़ी होती थी शूटिंग के टाइम में। तो वो सारी चीजें हैं, जैसा कंटिन्यूटी में गड़बड़ होती थी,
तो डायरेक्टर को मालूम रहता था कि हम यहाँ चुके हुए हैं जी। या क्या करना है। जी। जैसा एक पिक्चर बनती थी उस टाइम में, तो उसका जो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो लंबाई जो होती थी, हाँ। तो 4 घंटा 5 घंटे का मटेरियल आता था, कोई 30 घंटा भी करता था, 40 घंटा 50 घंटा, कोई 100 भी करता था। मगर उस टाइम में एक्चुअल पिक्चर बनती थी 3 घंटा 3.5 घंटा की बनती थी, या 2 घंटा 30-40 मिनट की बनती थी। इसमें सबसे पहले बड़ी पिक्चर बनी थी राज कपूर की संगम, जिसमें 2 इंटरवल थे जी। उसके बाद मेरा नाम जोकर भी बड़ी बनी थी। बाकी सब तो कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट से बनाए हुए थे, जैसा मुगले आदमी को बनने में 10 साल लगा। बहुत सारी पिक्चर है, मगर जो बनती थी पिक्चर है तो फटाफट बनती थी, और साल 2 साल 3 साल में, अभी तो 6-6 महीने में पिक्चर बनती है। पहले लोग गहराई में जाते थे, कहानियों में जाते थे, कहानी पहले बनती थी, सब्जेक्ट बनता था, उसके बाद डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कशन होती थी। डायरेक्टर फिर म्यूजिक वाले के साथ बैठता था, संगीतकार जैसा शंकर जी किशन है, ओपी नैयर है, लक्ष्मीकांत पैरेलल है, जितने भी उनके डायरेक्टर रहते थे, उनमें सिचुएशन बनती थी गाने की कि भाई ये कहानी से ये इधर जा रहे हैं तो इधर ये गाना आना चाहिए। तो अभी आजकल तो क्या कुछ भी गाने डालते हैं, पहले गाना ऐसा नहीं था। पहले गाना लीड करता था पिक्चर को लास्ट तक। जैसा क्लाइमैक्स आ गया, हीरोइन का बिरहा हो गया, हीरोइन से बिछड़े, उसके शिवरंजनी में बहुत गाने बने हुए, शिवरंजनी में बहुत गाने बने हैं। याद तेरी आएगी मुझको सताएगी, इसका गाना था। आवाज दे के मुझे बुलाओ, ये प्रोफेसर का गाना था, विरहा गीत था ये। तो उसमें क्या होता था कि मतलब वो कहानी खींचे जाती थी, कहानी आगे जाती थी, गाने ऐसे होते थे जो कहानी को आगे ले जाते थे। जैसा अभी समझो, अभी हीरो जा रहे हैं, हमारा हीरोइन की माँ ने बोल दिया पहले, जा बेटा इधर जाना, तो कश्मीर जा रहा है, तो उधर सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता था हीरोइन का, उधर गाना गाया जाता था, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से। जैसा ये हमारा राजकुमार में एक गाना है, जैसा शम्मी कपूर घर से निकल जाता है और वो जैसा जाता है तो उसके सामने राजकुमारी दिखती है, गाना मतलब इस हिसाब से बहुत सारे पिक्चर में गाने आगे बढ़ते गए। जी। तो इसमें संपादन का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। संपादन का रोल क्या होता है कि सर, डायरेक्टर शूट कर लेता है एज अ स्क्रिप्ट, उसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से पूरा डायरेक्टर शूट कर लेता है। जी। पहले तो शूटिंग के बाद फिर संपादक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। मगर दिलीप जी, हमारे कार्यक्रम का चलन है कि हम अपने मेहमान की पसंद के गाने भी सुनते हैं, तो इस कार्यक्रम में पहला गाना आप हमें कौन सा सुनवा रहे हैं? मैं तो सर आज तक मतलब कि जो आजकल ट्रेड चला है जी, तो किसी ने ये गाना नहीं बनाया बाद में। मतलब कि जो रहता है कि ईश्वर के बाद हम माँ बाप को चाहते हैं। जी। तो मैं एक गाने का लाइन सुनाता हूँ, जिसको कभी हमने देखा नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये गाना माँ के ऊपर है सर, ये फिल्म दादी माँ का था। जी, आप दादी माँ फिल्म के गीत का जिक्र कर रहे हैं, आइए श्रोताओं को यही गीत सुनवाते हैं। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी।
आँखों की क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। दिलीप जी, आप बात कर रहे थे कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं, फिल्म के जो निर्देशक होते हैं, कहानी के अनुसार फिल्म की शूटिंग करके ले आते हैं, और ये पोस्ट प्रोडक्शन का सबसे पहला जो है पायदान है जहां पर फिल्म की एडिटिंग होती है। तो कहानी के अनुसार जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके अनुसार सीन सारे शूट कर लिए गए, बाद में उन सीन्स को जोड़ना, उन दृश्यों को जोड़ना, उसमें गीत जोड़ना, ये एडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है। जी सर। ये किस तरह से किया जाता है? सर यहाँ पर क्या होता है कि एज पर जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो पैसा ये कर लेता है, मतलब पैसा लगा देता है। हाँ जी। डायरेक्टर उसको शूट कर लेता है। शूट करने के बाद जैसा एक सीन होता है, हाँ। तो सीन में क्या होता है कि उसकी शॉर्ट डिवीजन होता है। जैसा एक हीरो आ रहा है उधर से, हीरोइन टेबल के पास बैठी है, तो शूट होते टाइम हीरो पूरा टेबल के पास आ जाता है। फिर वो बैठने का अलग शॉट लिया जाता है, फिर बैठने के बाद फिर इनका संवाद आता है, उनका संवाद आता है, ये सब होता है जी। तो इसको शूट करते टाइम उसमें फुटेज रहता है। तो एज पर स्क्रिप्ट, हाँ। जैसा हीरोइन ने डायलॉग बोली, हीरो आ गया बैठा, हीरोइन ने बोली कैसे हैं आप, वो बैठते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ। इस तरह से सब असेंबल होता है। इसको सबसे पहले असेंबल कर देते हैं, मतलब उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से कटिंग की जाती है। अच्छा। जैसे डायलॉग के हिसाब से कटिंग की जाती है। कभी साइलेंट भी होता है, साइलेंट शॉट भी होते हैं, जो कि साइड मूवमेंट रहता है इसका। अच्छा। तो उसके अंदर क्या साइलेंट ये होता है, पूरा खाली आना जाना रहता है। तो उसमें हम वो देख लेते हैं कि कितना फुटेज उसका होना चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम जो काम करते हैं तो सब्जेक्टिव कटिंग होती है। हाँ। सब्जेक्टिव कटिंग, जैसा अभी कोई पिक्चर पूरी एक साथ में हमारे पास आती है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको पूरा काट लेते हैं एज इट इज। अच्छा। पेपर के हिसाब से जो डायरेक्टर ने शूट किया है अपने डायलॉग के हिसाब से, तो वो काट लेते हैं। फिर हम उसका लेंथ देख लेते हैं पिक्चर का पूरा बैठ के। अच्छा। जैसा कोई पिक्चर का हमारा ये हुआ था कि 22,000 फीट लेंथ हो गई थी। ओहो। 22,000 फीट यानी 15,000 में 3 घंटा हो जाता है। 450 फुट में एक घंटा हो जाता है जी। तो उस हिसाब से होता है। तो वो पिक्चर को क्या कर लेते हैं, फिर ये सब्जेक्टिव कटिंग हो गया हमारा। फिर डायरेक्टर हमको बोलता है कि सर अभी ऐसा ऐसा करना है, कैसा करेंगे। फिर वो ऑब्जेक्टिव कटिंग, इंडिया के अंदर ये होता है फॉर्मेट। अच्छा। ऑब्जेक्टिव कटिंग मतलब हमको क्या क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, जैसा हम बहुत सारे चीजें रहते हैं। हाँ। जैसा लॉन्ग शॉट में 2-3 बार एंट्री दिखाते हैं। हाँ। कुछ लॉन्ग शॉट में दौड़ते हुए दिखाते हैं। जैसा हीरो आ गया तो उसका लेंथ कम करके उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्पैक्ट कर लेते हैं उसको। जी। जो कि हम सब बैठ के देखते हैं। हाँ। पहले क्या होता था कि शूट होने के बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, कैमरामैन सब बैठ के देखते थे।
फिर वो सबका सजेशन लिया जाता था जी। कि भाई इतनी इतनी पिक्चर बनी है, कैसे बनी है। तो कोई कोई पिक्चर इतनी कॉम्पैक्ट रहती थी, जैसा हमारा नदिया का पैर एक पिक्चर था राजश्री का, जी। जिसमें हम अभी भी कुछ काट नहीं सकते, जितना हम उन्होंने शूट किया वही पिक्चर है। अच्छा। इतना परफेक्ट स्क्रिप्ट थी उसका, मतलब आज भी आप देखेंगे तो आप पहले फ्रेम से बैठेंगे, लास्ट फ्रेम तक आप पिक्चर देखेंगे, आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं उठ के जाऊं या चाय पीऊं, हाँ, या हाँ, फ्रिज में से पानी लेके पीऊं, जी, जी। या वाइफ को बोलूं कि भी समोसा ला, बिस्किट ला। ये वो पिक्चर में बहुत सारे पिक्चर ऐसे जो होता नहीं, आदमी बैठ के देखता है, पिक्चर में खो जाता है, कैरेक्टर में खो जाता है। जी जी। जैसे शूटिंग के बारे में आमतौर पे सब हमारे श्रोताओं ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि शूटिंग के दौरान बार बार सीन शूट किए जाते हैं। हाँ, उसका वजह क्या है सर मालूम है? हाँ। उसकी वजह क्या रहता है कि ये जो रहता है ना, मेमोरीज रहता है। हाँ। जैसा एक लाइन दी जाती है, अभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जी। जो एक बार पढ़ लेते हैं ना, हाँ। तो वो पूरा पेपर याद हो बाजू में जाता रख देते हैं। हाँ। जैसे अभी नाम अगर आप बोलते हैं तो ले लूंगा मैं, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, जी। जैसा शत्रुघ्न सिन्हा है, हाँ। 5-5 पेज का डायलॉग बोल जाता था। ओहो। क्या अमजद बात। खान 5-5 पेज का डायलॉग, 3 पेज का। अमिताभ बच्चन, हाँ हाँ अमिताभ बच्चन को कितना भी आप डायलॉग दे दो, हाँ। वो एक बार देखेगा, 2-3 बार ये करेगा। और वो कैसा करते थे कि जैसा उनका बैठने का टाइम रहता था इन बिटवीन शूटिंग के शॉट के, तो वो डायलॉग याद करते आर्टिस्ट लोग। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कैमरा देर से चलता है, कभी कभी साउंड आता नहीं, हाँ। कभी कभी एक्टिंग भूल जाते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस जी। डायलॉग के साथ में परफॉर्मेंस जो करते हैं, हाँ। वो कभी कभी आर्टिस्ट थोड़ा डायलॉग के बराबर नहीं है तो डायरेक्टर कट बोलता है, जी जी। तो फिर वो सीन दोबारा लिया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे जगह पर टेक्निकली प्रॉब्लम से भी कभी होता है। कभी बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ कि भाई रात में शूटिंग कर रहे थे तो कैमरे का ये हो गया, क्या बोलते हैं, आउट फोकस हो गया, तो उनको दोबारा शूट किए। अच्छा। तो वो दोबारा करना पड़ता है, टेक्निकली प्रॉब्लम आता है। और सब्जेक्ट के हिसाब से लाइन बराबर जो डायरेक्टर ने, राइटर ने सोचा है कि ये कैरेक्टर बोलना चाहिए, हाँ। वो बराबर होने के बाद ओके बोल देते। अच्छा। इसीलिए बार बार उनको किया आपकी जाता है। बातों में एक शब्द आया था लॉन्ग शॉट, तो ऐसे लॉन्ग शॉट, मिड शॉट या क्लोज शॉट होते हैं तरह तरह। लॉन्ग शॉट क्या होता है सर कि जैसा आप स्टूडियो में, जैसा किधर से गेट से आ रहे हैं, हाँ। तो कैमरा रहता है ना, पूरा हीरो गेट से आ रहा है या गाड़ी आ रही है उसकी, वो पूरा प्रीमाइसेस तक आता है, जो अच्छा। बंगले तक। अच्छा। वो लॉन्ग शॉट बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हीरो जब उतरेगा तो कॉम्पैक्ट शॉट लेते हैं, अच्छा। मतलब गाड़ी का ही शॉट रहता है, वो दरवाजा खोल के कोई नौकर खोलेगा, हाँ। या हीरो खुद खोलेगा। फिर क्लोज ये रहता है कि अपना ये एंगल रहता है, जैसा अपना जो गर्दन है या हाँ। फेस है, हाँ, हाँ। फेस का मतलब नीचे तक का जो शॉट रहता है उसको क्लोज बोला Close जाता shot बोला है। जाता है। मतलब जनरली ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा। लॉन्ग शॉट मतलब बहुत दूर से आ रहा है, हाँ। मिड शॉट यानी हाफ दिख रहे हैं, आप अपना कमर तक दिख रहे हैं, अच्छा। और क्लोज शॉट मतलब अपना फेस दिख रहा है। और टाइट क्लोज एक बोलते हैं, सिर्फ आपका ये रहता जी। है। कभी कभी डायरेक्टर हमारा लेता है आई का शॉट लेता है, आई लेवल, सिर्फ आई दिखता है, जी। तो उसको सब एडजस्ट किया जाता है। एक शॉट था मेरे सनम में, जो आशा पारेख रोती है, हाँ। तो उसका एक बूंद गिर जाता है आंख में से, आंसू गिरते हैं। आंसू गिरता है, तो वो बूंद गिरने के बाद पूरा स्विमिंग पूल का पानी हिल जाता है। ओहो। मगर वो उतने बूंद से तो पानी हिलता नहीं, जी। तो थोड़ा थोड़ा कहीं सिनेमैटिक लिबर्टी लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये तरह तरह के जो शॉट्स हैं किसी भी सीन के, वो अलग अलग तरह से शूट किए जाते हैं। कभी किसी का लॉन्ग होता है, कहीं मिड होता है, नहीं, कहीं वो क्लोज क्या होता रहता है कि और इसको एडिटिंग टेबल पे आप जो है जोड़ते हैं। मगर जोड़ते डायरेक्टर क्या करता है कि जब शूट कर लेता है, जी। कैमरामैन के साथ में सब एडजस्ट कर लेते हैं एंगल। उसको बोलता है कि भाई लॉन्ग शॉट है, हीरो हाँ, इधर हाँ, आएगा, हाँ, हाँ। क्लोज में इधर बैठेगा, फिर दरवाजे से अंदर एंट्री खोलेगा तो वो आएगा। तो सब शॉट डिवीजन किया जाता है इसका, जी। मतलब हमको क्या शॉट लेने हैं, तो वो उस हिसाब से एक एक शॉट लिए जाते हैं। हाँ। तो उसमें क्या कहते हैं, एक्सेस फुटेज रहता है कभी कभी। हाँ। जैसा आ रहा है हीरो, अभी उधर खड़ा है, उसको सिग्नल नहीं मिला तो वो खड़े रहेगा, वो जोर से चिल्लाते अरे भाई आ जाओ, तो हीरो आना चालू हो जाता है। अच्छा। लॉन्ग में ऐसा हो जाता है। जी जी। तो कभी कभी बहुत सारी जगह पर ऐसा रहता है कि हाँ। वो उसको मार्क नहीं मिलता। कुछ कुछ आर्टिस्ट तो एक्सपर्ट रहते जी। हैं बहुत सारे, जो कि जैसा उनको बोले कि भाई आ जाओ, आ जाते जी। हैं। नजदीक तो बोला जाता है कि भाई ये बोलना है आपको, ये करना है, ये है, ये है, हाँ। ऐसा है। जी जी। उसमें क्या हमारी करते हैं, हाँ। जी, संपादन के बारे में आप जितना विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं, ये बातें जारी रहेंगी। मगर अपने श्रोताओं को एक और गीत सुनाएंगे हम यहाँ। मेरा इसके बाद में एक गीत था सर, मतलब अपने देश के लिए गाना था। जी जी। वो गाना था सिकंदर आजम, एक पिक्चर बनी थी। हाँ जी, हाँ जी। वैसा उसका जो हमारे भारत देश का गौरव,
भारत देश की परिभाषा, भारत देश की संस्कृति, हाँ जी, भारत देश का मतलब लिटरेचर जो रहता है, धर्म कहाँ कहाँ होता है, मतलब गंगा नदी दिखाए उसमें, अपना साधु लोग ये कर रहे हैं, सवेरे सवेरे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाया जा रहा है जी। वो गाना था जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत सुंदर देशभक्ति गीत है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए।
कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दिलीप जी, फिल्म संपादन के बारे में हम बात कर रहे हैं और कई फिल्मों के संपादन का आपको अनुभव रहा है। अभी हमारी बातें हो रही थी अलग अलग शॉट्स के बारे में। बहुत से रीटेक लिए जाते हैं, मगर एक जब शॉट ओके हो जाता है वो फाइनल टेक होता है। करेक्ट। मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो बाकी रीटेक है कभी उनमें से भी कोई शॉट लिया गया हो? नहीं होता है सर। मैं पहले क्या करता था कि जब मैं नया आया था जी राजश्री में, तो मुझे डबिंग का भेजा जाता था। हाँ जी। कि डबिंग में तुम जाओ और डायरेक्टर तो ओके बोलता है, अगर तुम्हारा कुछ सजेशन है आवाज का तो उसमें तुम बता देना उनको। डायरेक्टर की, आर्टिस्ट तो डायरेक्टर की सुनेगा। हम तो जाते थे वही हमारा डील फटेगा, कुछ फटेगा जुड़ने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आर्टिस्ट को, जो नए आर्टिस्ट आते थे, वो जैसा रिकॉर्डिंग चालू होती तो रेड बल्ब जलता था उधर थिएटर में। तो वो क्या है कि वो घबरा जाते थे। तो कभी कभी हम ऐसा करते थे, लाइट बंद करके रिकॉर्डिंग कर लेते थे उनकी। अच्छा आता है। अच्छा। वैसा कभी कभी तो क्या है, कुछ सिचुएशन ऐसे रहते हैं जिसमें जो एक बार बोला तो ओके हो जाते। अच्छा। कुछ आर्टिस्ट जैसा बहुत सारे, अमित जी है, अपना अनुपम खेर है, और अमजद खान है, जितने भी आर्टिस्ट है उनको, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो सीनियर है, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, ये सब लोग है ना, कर लेते थे। ज्यादा उनका ये नहीं होता था। अच्छा, रेटिंग नहीं होता था। बहुत सारे आर्टिस्ट का होता है। ऐसा नहीं मैं नाम लिया ऐसा कि मैं हमने उनके पिक्चर में काम किया था बोलकर। जी जी जी। तो इनका रिटेक नहीं होता है। जैसे दिलीप कुमार साहब है, दिलीप कुमार साहब को मतलब उनका जो काम है, जब तक उनको अच्छा नहीं लगता वो ओके नहीं बोलते। अच्छा। मतलब उसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग। उसको आज एक वर्ड है हमारा बोला हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग। जी। मतलब उनका एक एक खो जाते थे वो कैरेक्टर में। पहले के आर्टिस्ट सब खो जाते थे, लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे। अशोक कुमार है, निरूपारा है, पृथ्वीराज कपूर है, लगता नहीं आपको कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। लगता था कि ये वो कैरेक्टर में खोए हैं, वो सीन में खोए हुए पूरी तरह से डूब जाते हैं। और जब तक उनको अच्छा नहीं लगता था तो नहीं बोलते थे, डायरेक्टर को ही बोलते थे भैया और एक टेक करेंगे। अच्छा। और या तो उनको पहले ही बोलते, रिहर्सल पक्का बताते थे उनको कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो और कुछ आर्टिस्ट इतना अच्छा रहते थे ना, उनको लगता था कि भाई ये हमने गलत बोला है या दोबारा इससे हम कर सकते हैं। अच्छा। तो डायरेक्टर को बोलते थे कि भाई ये इससे हम ये कर लेते थे। जैसा हम एक पिक्चर का मैं काम कर रहा था, पिक्चर का नाम था इंद्रजीत जी। तो उसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया था और हम तो साउंड का काम करते थे, डबिंग वबिंग का जी। तो अमिताभ बच्चन का क्या है कि वो डबिंग मैच नहीं करते थे हम, दूसरे वो डायरेक्ट चला जाता था, उनका रील ही चला जाता था सीधा फाइनल मिक्सिंग में। अच्छा। तो हम काम कर रहे थे, अमिताभ बच्चन को विदेश जाना था उनको, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने बोल दिए कि भाई ये रील आप ट्रांसफर करके एडिटर को देना, अच्छा, करेक्ट कर देंगे। वाकई वो परफेक्ट करते थे। सब आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट है ऐसा कि देखो, सब जितने भी आर्टिस्ट है सब अच्छे अपना काम करते हैं, मगर जो कैरेक्टर में खो जाते, बहुत सारे आर्टिस्ट है ना कैरेक्टर में खो जाते पूरा, शुरू से ही खो जाते, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है तो उस हिसाब से वो काम कर लेते हैं। जी। एडिटिंग के बारे में और भी बातें हम करेंगे, जिन फिल्मों की आपने एडिटिंग की है, मगर अब आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये आप किस तरह से जुड़े हैं फिल्मों से, शुरुआत कहाँ हुई थी? सर मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मेरा छोटा सा प्लेस है जी, नीलंगा तालुका में मदनसरी गाँव है, मगर मेरे भाई साहब थे फिल्म लाइन में, वो मनमोहन देसाई के साथ में थे, उसके पहले वो जुड़े थे कमलाकर तोरने जी, मराठी पिक्चर के बहुत बड़े नामी डायरेक्टर थे। हाँ जी। कमलाकर तोरने, अनंत माने, शंकर चौहान और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर थे, उनके साथ जुड़े थे। तो मैं छुट्टियों में बॉम्बे आता था। अच्छा। मैं छोटा था तब बॉम्बे आता था, मगर एक बार फर्स्ट टाइम मैं 73 में बॉम्बे में आया और उनको बोला, उनके पास आया मैं, तो नागेश दरक जी वो उस टाइम असिस्टेंट थे। मनमोहन देसाई प्रयागराज पापुण्य बन रही थी। अच्छा। मनमोहन देसाई की आगले लग जा बन रहे थे, तो उस टाइम में मैं शूटिंग में जाता था। पहले अभी
वो मराठवाड़ा से तो एक ही आदमी था वो फर्स्ट बॉम्बे में जी 63 से। हाँ फिर उसके बाद हम आते थे इधर। आने के बाद एक दिन मैं 73 में एसएससी मेरा हुआ, उसके बाद आया छुट्टियों में। तो मैं क्या था कि मेरी माँ की याद आती थी मुझे, तो मुझे रोना आने लगा। अच्छा। तो उन्होंने बोले नहीं तू जा, अभी तुझे ये नहीं होगा। फिर गया मैं 77 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नीलंगा में महाराष्ट्र महाविद्यालय में। हाँ उसके बाद मैंने ठान लिया था कि उस टाइम में हमारे वहाँ क्या था कि कमर्शियलाइज नहीं था ज्यादा। अच्छा मतलब देश में उतना, मतलब आज जैसा बहुत सारी जगह पर कॉम्प्लेक्स खोले हुए, मॉल खोले हुए। जी पहले क्या दुकान था, किराना का दुकान, कपड़े का दुकान, और ऐसे 2-3 दुकान रहते थे। ज्यादा से ज्यादा एक बहुत बड़ा दुकान रहे तो उसमें सब जनरल स्टोर बोलते थे। हाँ तो उस टाइम में नौकरी का बहुत प्रॉब्लम था। हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेरा नाम दे दिया था मैंने, भाई हमको नौकरी दे दो कोई भी मिले तो। उस्मानाबाद जब था, अभी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था हमारा नीलंगा का, जी। अभी लातूर हो गया है। तो उस टाइम क्या हुआ कि नौकरी लगती नहीं थी उस टाइम में। जी जी उसके ऊपर बहुत पिक्चर भी बनी थी। तो हम क्या किए, उधर से आए, इधर भाई को बोले तो भाई ने बोला कि भाई तुम आ जाए इधर, एक जगह पर काम है। जी तो उन्होंने मुझे राजश्री प्रोडक्शन में, मिस्टर मुख्तार अहमद थे एडिटर वहाँ के, जो राजश्री की पिक्चर के वो शुरू पहले से पिक्चर हाँ दोस्ती और आरती में वो असिस्टेंट थे। अच्छा फिर वो एडिटर बने, तकदीर पिक्चर आई थी एक भारत भूषण शालिनी की, अच्छा उसमें एडिटर बने थे। उसके बाद से राजश्री के पिक्चर किए, अब तो उनका डेथ तक उन्होंने पिक्चर किए। तो हमारे साथ साथ उनकी लास्ट पिक्चर थी राजश्री की। तो उनके पास लेके गए तो मैं रॉ था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि नेगेटिव क्या है, साउंड क्या है, पॉजिटिव क्या है, साउंड कैसा रिकॉर्ड, कुछ नहीं। अच्छा। एक रफ गांव हाँ। का आदमी था मैं। हाँ हाँ तो आके ज्वाइन किया राजश्री में। मगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इस दुनिया में लाने वाले तो मेरे माँ बाप है, हाँ मगर जो मुझे फिल्म लाइन में लाने वाले हैं राजश्री प्रोडक्शन है। जी मैं उनका इतना धन्यवाद करता हूँ, जितना मैं बोलूँ उतना कम है उनके लिए। जी जी उधर आने के बाद मैंने उधर का उनको ज्वाइन किया, मुख्तार अहमद को। हाँ और उन्होंने उस टाइम बन रही थी पहली, उधर मैं जब गया तो आंखों के जरूरत से गोपाल कृष्णा पिक्चर बन रही थी। अच्छा तो उसमें हमको क्या है, एसोसिएशन वाले ने लेटर दिया था कि अप्रेंटिस मतलब काम सीखने का है। जी तो हमने 1 साल तक काम किया उधर ही किया। मगर इतना मेलजोल हो गया कि लोग मुझे बोले कि भाई तू तेरा मेंबरशिप बनने के बाद ही तू काम कर ले। उसके बाद मेरी पहली पिक्चर आई थी 79 में। तो अखियों के झरोखों से जो फिल्म है वो वो मैं- पहली फिल्म है जहां से आपने काम सीखना शुरू किया। अच्छा आंखों के झरोखे से गोपाल कृष्णा। हाँ और उधर तो फैक्ट्री थी, बहुत पिक्चर बन रही थी, बहुत 10-12 पिक्चर्स, पिक्चरें जी थे। जी जी तो काम सीखते गए हम उसमें। हाँ काम सीखने के बाद हमको 1 साल के बाद 78 में कार्ड मिल गया। 77 में ज्वाइन किया था एसोसिएशन। उस टाइम में 1 साल हमको कंपलसरी काम करना पड़ता था। अच्छा तो वो होने के बाद उन्होंने बोले हमको, जो हमारे बॉस थे, कि क्या करेगा मतलब अभी। तो मेरा क्या है, नेचर उनको भाग गया था सब कंपनी वाले को। जी उधर मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर जक्की है, सुब्रमण्य स्वामी है, जी। सुरेंद्र प्रसाद, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। फिर वो सबने बोले कि भाई उसको जाने मत दो। फिर उन्होंने हमको एक पिक्चर दी जिसका नाम था मनोकामना। अच्छा राजकिरण, कल्पना अय्यर थी उसमें, हाँ और भप्पी लहरी का म्यूजिक था, और मधु कपूर, राजकिरण, जी। कल्पना अय्यर, और भप्पी लहरी का म्यूजिक था, डायरेक्टर थे केदार कपूर। जी उसके बाद से हमारा काम चालू हो गया है राजश्री जी। में। तो आगे काम कैसे बढ़ा इसके बारे में हम जानेंगे, मगर अब मनोकामना फिल्म का जिक्र हुआ है तो क्यों ना इस फिल्म का गीत सुन लिया जाए। उसमें एक गीत बहुत अच्छा था सर, हाँ राजकिरण और कल्पना अय्यर का था। जी जी मतलब वो फैमिली ड्रामा वाली पिक्चर थी, जो एक लड़की को प्यार करता हीरो। हाँ। तो उसमें गाना तो तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने जीने के लिए। मुझे जीने के लिए। जी जी संगीतकार बहुत ही- बप्पी लहरी साहब ने ही इस गीत को गाया था। गाया, खुद गाया था। जी और परफॉर्म किया था अपना राजकिरण एंड कल्पना अय्यर। जी। कल्पना अय्यर की पहली पिक्चर थी वो, हाँ। राजश्री की। राजश्री वाले ने उनको पहला ब्रेक दिया Introduce था। जी छोटा सा रोल था, मगर वो बहाने वाला, मन बहाने वाला था। कि तो गीत से इतना प्रभावशाली गीत था, जी तो कैरेक्टर दोनों भी उभर के आए थे गाने। चलिए सुनते हैं वही गाना। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे
मुझे जीने के लिए। रूप रंग पर मरता आया सदियों से ये जमाना, मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तूफान में बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मेरे सिवा तुम यार किसी को दिल में न आने दोगी, फूलों की तो बात ही क्या है, कांटों पे साथ चलोगी, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। दिन रात वफा का इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। दिलीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि फिल्म का काम सीखना आपने शुरू किया था आंखियों की झरोखों से इस फिल्म से, और उसके बाद आपको जो फिल्म मिली वो मनोकामना, जिसके लिए आपने एडिटिंग सीखना शुरू किया। उसके बाद एक असिस्टेंट के रूप में या एसोसिएट एडिटर के रूप में कौन सी फिल्म थी आपकी? मैंने तो उसके बाद सर राजश्री का ही काम ज्यादा किया। एक बार कहो पिक्चर थी, हाँ, एक बार कहो के बाद आई, फिर एक पायल की जनकार पिक्चर थी और वो किया था। फिर उसके बाद नदिया के पार। अच्छा, नदिया के पार में हमको एक पिक्चर, फिर उसके बाद आई फुलवारी बोल के पिक्चर आई थी राजश्री की जी। और उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर बनाया था, क्योंकि उन्होंने 50 पिक्चर बनाए थे। उनके बाद उन्होंने एक पिक्चर बनाई रिमझिम गीतों की। उसमें सिर्फ गाने थे और कहानी एक बनी थी ऐसा। अच्छा। कि उनके पूरे पिक्चर के पूरे जितने भी प्रोड्यूस किए हुए पिक्चर के गाने थे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक पिक्चर बनी थी, उसको रिमझिम गीतों की, सिर्फ गाने थे उसमें, सिर्फ गाने। गाने अच्छा। थे। हाँ हाँ। थोड़े थोड़े गाने, कोई कैरेक्टर उसको आगे लेके जा रहा है। अच्छा। जैसे अनुपम खेर है, मिठुन चक्रवर्ती है, हाँ हाँ। सब जन जितने भी उनके इसमें काम किए थे, वो सब लोगों ने बीच बीच में उनको ये नैरेट करते गए कहानी को। अच्छा। उसके बाद मुझे बहुत, उसके बाद में मैंने, मतलब बिग फिल्म थी मेरे लिए राजश्री की, जो थी मैंने प्यार किया। जी जी। मतलब वो पिक्चर से मुझे एक मार्केट में भी पहचान मिल गई वो पिक्चर की। मैंने एक शब्द में कहा है कि मैंने, मेरे माँ बाप ने तो जिंदगी में मुझे पैदा किए, धरती पर लाए, मगर मुझे प्रेजेंट किया है राजश्री वाले ने। राजश्री वाले ने मैंने जन्म दिया है फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी मैं किधर भी जाता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन का मैं आया हूँ,
तो वो लोग मुझे ना नहीं बोलते किधर भी। नदिया के पार एक बहुत ही माकूल फिल्म रही है, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, बहुत चली थी ये फिल्म। इसके बारे में कोई खास अनुभव आपका रहा होगा? अनुभव कुछ ऐसा नहीं था सर, वो पिक्चर एक्चुअल क्या था, उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। केशव प्रसाद मिश्र ने पिक्चर लिखी थी वो जी। और उसमें क्या था कि जैसा प्रेमचंद का गोदान किताब थी ना, वो आंचलिक उपन्यास था। वो आंचलिक उपन्यास यानी वहाँ के जो रीत रिवाज है, तीज त्योहार है, शादी कैसी होती है, वहाँ का रहन कौन सा है, वहाँ के जो दीपा शक्ति बोल के आज भी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, वो आसपास में उन्होंने शूटिंग किए थे। तो आंचलिक उपन्यास था, तो पूरा वो जौनपुर के आसपास में वो शूटिंग हुई है उनका। तो उधर का ये था, कॉम्पैक्ट पिक्चर थी एकदम। मुझे इतना पसंद आया था कि डायरेक्टर का भी उन्होंने बहुत पिक्चरें लिखी थी, वो उनकी पहली पिक्चर थी नदिया के पार, मिस्टर गोविंद मनीष जी। तो वो पिक्चर में उन्होंने इतना अच्छी तरह से स्क्रिप्ट था और अच्छी तरह से वेल पिक्चराइज किया था, जो कि ऐसा लगता था कि हमारा जो भागदौड़ की जिंदगी है बॉम्बे की जी, भागदौड़ की जिंदगी में हम 2-2.5 घंटा अगर हम थिएटर में जाते हैं तो हमारे दिल को, मन को, शरीर को सुकून मिलता है एक, और हमारा डाइवर्ट होता है सारी दुनिया के प्रॉब्लम से जी। तो वो पिक्चर देखने के बाद आपको आज भी आप वो पिक्चर देखो तो आपको लगेगा कि भाई हम जौनपुर में जाके बैठे हैं। और आंचलिक वहाँ के बहुत बारीक बारीक, जैसा शादी में जो रस्म होते हैं, छोटे छोटे रस्म, वो उसमें दिखाया गया है, इसलिए वो पिक्चर बहुत चली वहाँ पर जी। कि तो आज तक जितने भी भोजपुरी बने हैं, जितना भी उनका पॉपुलरिटी हुई है, वो पूर्वांचल की पिक्चर बोले जाता है, उसका अवधि के बोले जाते हैं भाषा का, मगर उसके जैसा किसी का भी ना ही बिजनेस हुआ है ना पॉपुलरिटी मिली। आज भी हम कोई भी रिक्शा में बैठते हैं बॉम्बे में, यूपी बिहार के, तो उसमें गाना चलता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, आज भी चलता है सर। तो मेरा ख्याल है यही गीत आप श्रोताओं को अभी सुनवाना चाहते हैं। ओके। कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में।
अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने फिल्म संपादक यानी फिल्म एडिटर दिलीप दरक जी से। और दिलीप जी, आपसे अगला सवाल ये है कि आपने हमें बताया कि नदिया के पार फिल्म के बारे में आपका क्या अनुभव रहा। मैंने प्यार किया एक बहुत बड़ी फिल्म रही है आपके जीवन करियर की में, मेरे। आपके जीवन की। तो इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, उसमें तो एडिटर तो थे हमारे, मुख्तार अहमद एडिटर थे, आप एसोसिएट एसोसिएट थे। जी। उसमें क्या होता है कि फॉरेन में एक बोला जाता है असेंबल, अभी नया वर्ड आया है, जी जी असेंबल बोला जाता है। पहले क्या होता था कि शूटिंग होने के बाद हम उसको शॉट को जोड़ते थे, नेगेटिव को, और वो लैब में प्रिंट होता था। प्रिंट होने के बाद उसका साउंड आता था हमको, वो हम मैच करते थे। जी मैच करने के बाद उसको फिर एडिटर डायरेक्टर बैठ के उसको अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से भाई लगाते थे, हम वो देखते थे। हाँ। देखने के बाद मार्क करके कटिंग कर लेते थे, और उसको एक सीमन इंडिविजुअली एज ए सब्जेक्टिव कटिंग होता था पहले। अच्छा। तो उसका क्या है कि वो उनकी पहली पिक्चर थी अपना सुरेश बड़जात्या की। तो पिक्चर में सबसे पहले तो बहुत गहराई से उन्होंने मेहनत किया था। सुरेश बड़जात्या ने गहराई से मेहनत किया था। जैसा गाने का रिकॉर्डिंग है, एक एक गाना जी उन्होंने इतने अच्छी तरह से बनाया था राम लक्ष्मण में। और उसमें गाने लिखे थे अपना असद भोपाली ने, असद भोपाली साहब जी। एंड क्या बोलते हैं देव कोहली ने। जी। और पिक्चर का स्क्रिप्ट इतना अच्छा था, उन्होंने उसको जितना अच्छा बना सकते बनाए। आउटडोर में ऊटी में शूटिंग हुआ इनका, और क्या बोलते हैं बॉम्बे में बहुत सारी जगह पर सेट लगाए थे। जी। घर का सेट लगाए थे, हीरोइन के घर का सेट था। जी। तो ये पिक्चर है ना, उन्होंने बहुत प्यार से बनी थी, और पेंटिंग पिक्चर है सर वो। हाँ हाँ, पेंटिंग बोला जाता है। जी। इस जगह हम ये जानना चाहेंगे कि आप एडिटिंग करते हैं तो सीन को एडिट करना और डायलॉग्स के मुताबिक, स्क्रिप्ट के मुताबिक, और एक गीत को एडिट करना, इसमें क्या फर्क है? गीत को तो सर क्या रहता है कि डांस मास्टर मूवमेंट देता है। हाँ डांस मास्टर मूवमेंट देता है। जी जी। एक पीस का वो अलग शूट कर लेता है, एक गाने का एक लाइन का अलग शूट कर लेता है। हाँ। और वो क्या होता है कि उसको लीड रहती है आगे पीछे। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम गाना सिंग करते थे कि एक गाना आ गया है, एक लाइन आ गया है, तो वो लाइन का पहले नागरा से टेप से हमको साउंड आता था जी। तो मैच करना पड़ता है। मैं गया, मैं आया, प फ म जी ये जी। हमको जो हमने शूट किया है उसको मिलाना पड़ता था हमको साउंड को। जी, जो लिप मूवमेंट हो रही है लिप वो- मूवमेंट मिलाना पड़ता था, और वो कभी कभी तो बहुत कठिन होता था। वैसा तो बहुत सारा तो क्लोज में तो हमको मालूम पड़ जाता था। जी। जो लॉन्ग शॉट रहते थे उसमें बीट रहते थे, ठक 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 ऐसा आता था। अच्छा। तो उस हिसाब से हम मैच कर लेते थे। कभी कभी एडिटर क्या कर लेता ना, डायरेक्टर बोलता था कि दादा इसको हमको अच्छा करके दे दो। जैसा डिस्को का गाना रहता था ना, उसके अंदर लाइट के शॉट रहते थे, जी। ठक 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 आता था, वो डालते थे। गाने का एडिटिंग करना कठिन काम है सीन से। हाँ। सीन तो हमको क्या होता है कि अपने पास क्यू शीट रहता है हमारे पास में, तो उससे हम एडिट कर लेते हैं। मगर गाने का तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है, खाली लाइन रहते हैं गाने का। जी। तो वो गाने का लाइन के हिसाब से हमको ये शॉर्ट नंबर पर डांस मास्टर ने वो लाइन लिया है, तो वो हमको मैच करना पड़ता है। अच्छा दिलीप जी, मगर गीतों में हम देखते हैं कि एक सीन दूसरे सीन में मर्ज हो रहा है, और एक सीन में कपड़े कुछ अलग हैं हीरो हीरोइन के, दूसरे सीन में अलग कपड़े पहने हुए हैं, या कभी कभार ड्रीम सीक्वेंस है तो वो ऐसा लगता है पर्दा हिल रहा है और धीरे धीरे जो है साउंड के साथ जो है वो दृश्य बदल रहा है। तो वो ये तो किस सर- तरह से किया हाँ, जाता है? तो वो तो ट्रिक रहता है सर। जी अभी एक गाना था चांदनी में, जी। अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर दूं। तो कभी कभी क्या रहता है कि आंखें के ऊपर है ना इमेज डालते हैं,
अच्छा। हीरो खड़ा है सामने, तो आंख के टाइट क्लोज लिया जाता है, उसके अंदर हीरो खड़ा है दिखाई जाता है। जो आप बोले कि एक में मर्ज होता है, तो उसमें क्या होता है, एक मोन्टाज जैसा रहता है। हाँ। उसमें टाइम लैप दिखाते हैं, जैसा हीरो बैठा है, हीरोइन किधर है, वो गाना गा रही, तो उसका टाइम मैच होता है कि डिसॉल्व कर लेते हैं। हाँ। जैसा उसका फेस के ऊपर जो बैकग्राउंड रहता है, जी। जैसा पहाड़ियों के शॉट है, वो एक ऊपर मर्ज हो रहे, एक के अंदर एक। हाँ। तो उसमें 25% चेहरा दिख रहा है हीरोइन का, हाँ जी। और वो बैकग्राउंड में दिख रहा है, तो ये टाइम पास के लिए लिया जाता है। अच्छा। और आजकल तो क्या होता है कि टेक्निक इतनी बड़ी हुई है, जैसा आप बोले कि आपने कहा मुझे कि ये ड्रेस से दूसरे, तो उसमें क्या है, हमको कंटिन्यूटी के लिए डिजॉल्व मार लेते हो। अच्छा। डिजॉल्व इसलिए मारते कि एक जगह से हम यहाँ बैठे हैं, सीधा हीरोइन अगर घर में बैठी है और गार्डन में आया है, तो कभी कभी क्या होता है, कट टू कट भी जाते हैं, कभी कभी डिजॉल्व मारते कि हीरोइन के फेस में वो सोच रही कि वो हीरो के साथ गार्डन में गाना गा रही, तो मर्ज हो जाता है, तो गार्डन पहले शुरुआत में हीरोइन के फेस पर आ जाता है। अच्छा। फिर आहिस्ता से वो डिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा। फिर ओरिजिनल में आ जाते हो। जी जी, तो मैंने प्यार किया फिल्म का जिक्र किया है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को यही गीत सुनवा दिया जाए। इस फिल्म का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का गाना, सर गाने तो सभी हिट है, अभी बोले तो सबके साथ अन्याय हो जाएगा। जी जी। मगर जो गाना लता जी ने गाए थे, हाँ जी, और उसके बाद बाल सुब्रमण्यम ने गाया था, हाँ जी, वो गाना इतना खूबसूरत है कि मैं कहा नहीं जा सकता उसको। हाँ हाँ। और उसका वेल पिक्चराइजेशन और वेल परफॉर्म भाग्यश्री सलमान खान, हाँ जी, ऊटी में किया, वो जबरदस्त था। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है दीवाना है। आइए सुनते हैं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले दूत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। हो दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
कुछ है दिल के इरादे क्या कहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।